हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो आप ये देख रहे हैं क्लास, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह की मैंने आप लोगों को बताया था, आंसर किया गया है और आंसर की चूँकि मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाया है, लेकिन आप लोगों के काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर होंगे, क्योंकि जिस तरह आप जान रहे हैं स्टेट के सामाजिक अध्ययन का जो एग्ज़ाम हुआ है 15 को 3 शिफ्ट में हुआ है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। 16 के 3 शिफ्ट में हुआ है, 17 के 3 शिफ्ट में हुआ है और जहाँ तक मुझे पता है कि 18 का शिफ्ट 1 भी हुआ है सामाजिक अध्ययन को लेकर, जिसका कि कोड 107 है। तो कुल मिलाकर 10 पाली में सामाजिक अध्ययन स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि 50-50 नंबर के चारों सब्जेक्ट से पूछे गए थे। जिन्होंने जो सब्जेक्ट लिया था उन्होंने उनका आंसर दिया है। हमारे पास जो ये आंसर की है और प्रश्न है वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, हमने ये एग्ज़ाम दिया था जिन्होंने 15 तारीख को दिया है। और मैं प्रयास करूँगी सारे शिफ्ट के इस तरह के प्रश्न के सेट को और आंसर को लेकर आपके सामने में आने का। आपको करना क्या है, मैं आंसर शीट भी इसका उपलब्ध आपको करवाऊँगी, लेकिन मैं सबसे पहले इसका जो सत्य आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगा, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आंसर गलत दिया हुआ है। तो मैं उस आंसर से देखकर आपको इसमें नहीं बता रही हूँ, जो सत्य है वो बताऊँगी। उसके बाद फिर आप लोग उस आंसर से मिला लीजिएगा, मैं भी बाद में मिला लूँगी। और इससे क्या होगा, आपके पास एक अनुमान हो जाएगा कि आपने कितना किया था, कितना नहीं किया था। और जब फिर पुनः आपका OMR शीट के साथ आएगा प्रश्न पत्र, तो वहाँ पर आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। काफ़ी आपको लाभ मिलने वाला है इस प्रकार के वीडियो से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नए होंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सीटेट को लेकर के लगातार क्लास आने वाला है। अभी स्टेट का बीच में आ गया है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सीटेट स्टेट कुछ नहीं है, सब बस समझ के आगे बढ़ते रहना है। अभी आप देखिएगा कितने प्रश्नों का सामना आपके सीटेट लेवल से होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो आपका प्रश्न है कि किस निम्न में से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। देखेंगे आप, प्रश्न को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे 50 प्रश्न देखने हैं, तो सिर्फ मैं सही गलत करते हुए आगे बढ़ूँगी। तो यहाँ पर जो है युगलोवासिया पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है। तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है अपने धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ मानना, यानी सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानना, और इसके साथ साथ दूसरे धर्मों को निकृष्ट या फिर नीचा समझना। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली निम्न में कहाँ विकसित की गई। यानी कि जो सत्ता की जो भागीदारी है, यानी केंद्र में कौन सरकार होंगे, राज्य में कौन सरकार होंगे, किस विभाग में कौन से सरकार होंगे, तो सत्ता की भागीदारी में सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। और ये मेरे ख्याल से इसका आंसर है भारत, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है इसमें जो भी आंसर दिया हुआ है मैं उससे नहीं बता रही हूँ। और जो मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर करिएगा। मेरे हिसाब से ये सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली भारत में विकसित की गई है। और फिर आपका अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। यानी कि नीचे जो आपका 4 दिया हुआ है, आपका समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है। एक इसमें से जो नहीं है वो है आपका प्रवर्ती सूची। ये राज्य और केंद्र के बीच जो सत्ता का विभाजन होता है, इस सूची से उसमें कोई मतलब नहीं है, और इस सूची को भी मैंने डिटेल में बताया है। और ये सभी जो प्रश्न हैं आपके क्लास 10 के आपके पॉलिटिकल साइंस से हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य का अभ्युदय वर्ष 2000 में हुआ था। देखिए ये सब आपने ये पढ़ा है और ये बिल्कुल 9th 10th का ही है। तो ये था आपका नवंबर 2000 को हुआ था आपके उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अभिकरण नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण समझिएगा। विकेंद्रीकरण हो गया जो कि जनता की साझेदारी से बनता है। केंद्रीकरण हो गया जो सरकारी संस्था में आता है। तो ये रेल मंत्रालय नहीं है, बाकी ये ग्राम पंचायत, ये नगर परिषद और ये नगर पंचायत सभी हैं। अगला प्रश्न है आपका,
पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1952 ईस्वी में हुई है। ये सब आपने पढ़ा है और हमने बताया है, अभी भी मेरे चैनल पर 9th 10th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष के नायक निम्न में से कौन नहीं थे? इसका मतलब हुआ कि जो 3 हैं वो थे, उन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया था, और एक ऐसे हैं जो नहीं थे। तो आंग सान सूची के बारे में आपने पढ़ा था, यहाँ सूची दिया हुआ है, आपने सूची पढ़ा था, तो नाम में फ़र्क हो जाता है, लेकिन इस तरह पहले का नाम इस तरह से टूटा हुआ होता था कि आप एक भी शब्द को पकड़ लीजिएगा तो आप टिक करके आइएगा। आंग सान सूची, मिशेल बैचले और नेल्सन मंडेला, इन सभी ने संघर्ष किया है लोकतंत्र के लिए, लेकिन जो राजतांत्रिक सरकार कहिए या तानाशाही सरकार कहिए, ये थे अगस्तो पिनोशे। तो आपका आंसर ये डी हो जाएगा। अगला है आपका कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित था। 1973 में जब ये शुरू हुआ था आंदोलन, यह भी आपने पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन ये सब जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे पार्टी होते हैं जो कि राष्ट्रीय लेवल पर लड़ते हैं, कुछ ऐसे पार्टी होते हैं जो सिर्फ क्षेत्रीय लेवल पर लड़ते हैं। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। लेकिन ये जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हैं, तमिलनाडु में ये पार्टी है, तमिलनाडु के लिए स्पेशल क्षेत्र के लिए ये पार्टी तैयार हुई है। तो आपका हो जाएगा 11 का सी। अगला जो आप देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने बोर्ड पर भी बताया है। 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, जिसमें कि 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के मुख्य तत्व नहीं है, यानी कि 3 इसमें हैं, एक नहीं है। तो ये जो आप देखेंगे, शिक्षा का प्रसार है, पंचायती राज्य है, सामाजिक असमानता का अंत है। लेकिन ये जो श्रमिकों का पलायन है, भारत से अगर श्रमिक ही लेबर ही पलायन हो जाएंगे तो ये लोकतंत्र की सफलता का मुख्य तत्व इसमें से क्या है? तो ये हो जाएगा आपका। और अगला है आपका कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो किसे मान्यता मिलती है? तो ये भी आपने पढ़ा है, या तो 9th या तो 10th के बिहार बोर्ड के बुक का, अभी तक जितना भी आप पढ़ रहे हैं आपकी बुक से ही पूछा गया है प्रश्न। तो इसमें मुझे जहाँ तक याद है कि केंद्र के कानून को ही मान्यता मिलती है। केंद्र जो चाहेगा पहले दोनों की मति को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन राज्य का कानून अगर बिल्कुल विरोध करता है तो फिर वहाँ पर केंद्र कानून को मान्यता मिलती है। दोनों को नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। आप लोग भी इस पर टिप्पणी करिएगा। 15 नंबर प्रश्न है आपका, जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्षेत्र निर्धारण कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? किसके लिए? जिला परिषद के लिए। तो ये जो क्षेत्र निर्धारण है ये होता है आपका 50,000, जहाँ पर जिस क्षेत्र में, यानी कि क्षेत्र को जहाँ पर जनसंख्या 50,000 पूरा हो जाएगा वहीं पर एक निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। अगर आर्थिक ही असमानता है, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है की अवधारणा को लोकतंत्र के साथ जोड़ने में किस क्रांति का योगदान है? ऐसा किस क्रांति में इस आवाज़ को उठाया गया था? 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति में, या फिर 1789 की फ्रांस की क्रांति में, या फिर आपका दोनों की क्रांति में ये आवाज़ उठाई गई थी कि जो आर्थिक असमानता है, अगर कोई गरीब कोई अमीर है तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है ये निरर्थक है। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, ये किस क्रांति में ये आवाज़ बुलंद की गई थी? अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? लिच्छवी, तो ये बिहार का अंग था। और ये महाजनपद काल की बात है, 16 महाजनपद थे। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। और यंग इंडिया के लेखक कौन थे? देखिए ये महात्मा गांधी थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिया है किस प्रकार से, मोहनदास, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। और 20 नंबर आपका प्रश्न है, इसमें कितने राज्यों में विधान परिषद है? जिस तरह भी आप जान रहे हैं कि 31 राज्य हो गया है, तो 31 राज्य में से 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधान परिषद है। प्रश्न है आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो इसमें 2 बातें सामने आती है। एक तो ये है आपका कि 1 अक्टूबर 1937 को
भारत की संघीय अदालत के रूप में भारत की स्थापना हुई थी, लेकिन 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई। तो 28 जनवरी 1950, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 है। अब यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा या फिर 26 जनवरी 1950 होगा, ये मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हूँ। लेकिन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जैसा मुझे पता है, आप लोग भी बताइएगा, लेकिन यहाँ पर 26 जनवरी है। आगे प्रश्न है आपका, वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी। यहाँ पर भी समझिएगा, यहाँ आप जानते हैं कि 40 महिलाएं जो थी वो सिर्फ बीजेपी की सीट से चुनी गई थी 17वीं लोकसभा चुनाव में, और 9वीं लोकसभा चुनाव जो था उसमें महिलाओं की संख्या, सीटों की संख्या 28 थी, लेकिन 17वीं में ये 40 महिलाएं चुनकर आई है, जिसमें कि 40 तो सिर्फ बीजेपी से आई है, एक रायबरेली से एक सोनिया गांधी भी आई है। तो अब कुल मिलाकर तो यहाँ 41 हो रहा है। अब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है कि जब ये तो नहीं पूछा जा रहा है कि बीजेपी से कितना, यह सीधा पूछा जा रहा है लोकसभा से। वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई है। अब अगर आप कांग्रेस को मिलाकर देख रहे हैं तो 41 हो रहा है, 41 का कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर आप इनमें से कोई नहीं देते हैं तो ये इस तरह के प्रश्न क्लेम करने के लायक हैं, तो इसको भी यहीं पर छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी राजनीतिक संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। ये है आपका संसद। अनुच्छेद 21 का संबंध संविधान में किससे है। तो जो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व आते हैं, तो ये हो गया आपके नीति निर्देशक तत्व। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये हैं NK सिंह। में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे। श्रम मंत्री थे आपके जगजीवन राम। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है, वित्त आयोग का, तो ये हैं आपके, ये अनुच्छेद है 280। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है, वो 19वां है, 13वां है, 16वां है, 14वां है, ये आपको देखना है। तो ये 28 का B 13वां है। और फिर 29 नंबर है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये 343 में है इसका उल्लेख। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है। युद्ध के समय भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है, बाह्य आक्रमण के समय भी हो सकती है, और सशस्त्र विद्रोह के समय भी हो सकती है, इसका हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। होते हैं कुल 22, जिसमें कि 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो 15 देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका हो जाएगा 31 का C। संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है, ये कौन सा संविधान संशोधन है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 2016 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा D नंबर। अगला है आपका, वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है, तो ये रखा गया भाग 3 में। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो बिहार में टोटल राष्ट्रपति शासन 7 बार लग चुका है, जिसमें कि अंतिम बार आपका 2 मार्च 2005 में लगा था। अगला है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो अनुच्छेद 108 है। एक बार राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिएगा अनुच्छेद, तो उससे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सबका जवाब दीजिएगा। मैं यही प्रयास में लगी हुई हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है कि CDP पहले कंप्लीट करें, क्योंकि टॉपिक इतने अच्छे अच्छे हैं और टीचर से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं बिल्कुल प्रयासरत हूँ क्या बताया जाए जिससे कि आप लोगों को अधिक से अधिक मदद मिले। 36 नंबर है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अभी तो ओम बिड़ला हैं, आप बताइएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित है। इस प्रश्न का मैं जवाब नहीं दूंगी, आप लोग इस प्रश्न के जवाब का बहुत बवाल किए थे, और ये सब प्रश्न जो आप अभी देख रहे हैं सब प्रैक्टिस सेट से है। ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवाया था, और कई ऐसे कमेंट्स होते हैं आपने जो बताया कुछ आया ही नहीं। पता नहीं वो लोग कैसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है। मैं जब अभी अनिवार्य प्रश्न पत्र का रीजनिंग बताऊंगी, क्योंकि अब सारे प्रश्न मेरे पास हैं। मैंने जितना बताया था आप लोगों को और जितना पूछा गया है, यानी कि 10 पाली में अगर सामाजिक अध्ययन का एग्जाम हुआ है तो सारे प्रश्न मेरे पास हैं। कोई अब ये कह नहीं सकता है कि आपने जो पढ़ाया था वो आया नहीं था। अब तो मैं सीधे ऐसे लोगों को ब्लॉक कर रही हूँ और करूँगी। ऐसे गंदे लोग रख के और कचरा फैला देते हैं। मैं तो इतना मेहनत वैसे लोगों के लिए करती हूँ जो ईमानदारी पूर्वक देखते हैं। कल मैंने वीडियो डाला और आप लोग बार कह रहे थे मैम खुल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों के लिए मैंने इतना प्रयास किया ताकि कुछ राहत आप लोगों को मिले। तो 37 का आप लोग बताइएगा।
38 है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इससे भी प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने बहुत पढ़ा था। निम्न में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि भाग लेने का अधिकार है तो ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यही ले सकते हैं, क्योंकि महान्यायवादी यानी जज वगैरह क्यों लोकसभा में आएंगे संसद में भाग लेने के लिए, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष हो गए हैं। आगे है आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? अनुच्छेद 18 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करती है, जिसमें से एक है, अब 5 तरह का रीट है, जिसमें से एक कौन सा रीट है? तो आपको 5 तरह के रीट याद रखने होते हैं। तो इसमें से एक है आपका अधिकार परीक्षालेख, ये 5वां नंबर पे आता है। 1977 का संबंध किससे है? इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया था, चर्चा किया था, यानी कि जिला में जिला परिषद के रूप में और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये सुनील अरोड़ा हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। और ये प्रश्न है आपका, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद वर्तमान में जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ये डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 41 के तहत निम्न में से कौन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो ये जो अनुच्छेद 41 के तहत है, ये मुझे लगता है ये इंदिरा गांधी वृद्धावास पेंशन योजना और यही सही होगा। अभी तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF आंसर की भी डाल दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर की दिया गया है वो सही हो, इसीलिए मैं आंसर की से आपको नहीं बता रही हूँ, जो सही है मैं वो बता रही हूँ। सुगौली की संधि किस किसके बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। तो ये आपका हो गया अंग्रेज और नेपाल नरेश। इसके बाद इन दोनों में संधि होने के बाद युद्ध की समाप्ति हो गई थी और शायद ये समय था 1815 के आसपास का। और अगला है यहाँ पर, जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? मैंने पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग जगह के संसद का आया है, बिल्कुल ध्यान से आपको बताया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो करके आए होंगे। और ये बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं। ये आपके सामाजिक अध्ययन का प्रश्न था, जो कि पहले दिन ही 15 सितंबर के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। एक एक करके मैं सारे शिफ्ट का और सारे डेट का और सारे सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो आते हैं सबको आपके सामने में लाने का प्रयास करूँगी। समय दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा जितने प्रश्न को मैंने छोड़ा है, और ये भी बताइएगा आप लोगों को कितना हेल्प मिला है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने कितना कुछ बनाया है और सही किया है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।